हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के टेबल डिस्कशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर करेंगे वो ना सिर्फ ग्लोबल साउथ की बात करेंगे बल्कि डिफेक्शन की बात करेंगे और कैसे लगातार इंडिया का एक बड़ा वर्ग जो एम्पावरमेंट जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रही है। हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले आर्टिकल के साथ जो बात करता है जीएस पेपर 2 के वल्नरेबल सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में और कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन उनका एम्पावरमेंट लैग कर रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। तो देखिए, भारत में किसी भी कम्युनिटी की आप बात करो तो उनके साथ जो प्रमुख दिक्कतें होती हैं वो होती है पहला एक सोशल एस्पेक्ट। चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो चाहे आप ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की बात करो, सोशल एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन यू हैव लीगल एंड लेटर यू हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इन तीनों ही एस्पेक्ट पे ये वर्ग सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि इन्हें ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। दीज आर द रियल सेक्शन विच नीड्स एफर्मेटिव एक्शन। इन रिजर्वेशन का प्रावधान भी इनके लिए होना चाहिए, पर ड्यू टू सोशल एपैथी सामाजिक रूप से इन्हें बहिष्कृत किया जाता है। इस चक्कर में इनको जितनी राइट्स मिलनी चाहिए, जो इनके अधिकार हैं जो प्रोवाइडेड है, वो भी इनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इस आर्टिकल में कहानी बताई गई है। इस आर्टिकल में बात की जाती है कि अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंडिया की मार्जिन्स में है और कभी भी मेन स्ट्रीम हो नहीं पा रही। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन देखा जाता है कि क्या दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं। भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी एक लॉ है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें सोशल स्टिग्मा, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की बात की गई है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ये हर जगह काफ़ी दिक्कतें फेस करते हैं। वर्क प्लेस में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। जो आपका आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स है उनमें इनको कवरेज ढंग से नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो जो हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अक्सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। और इसी की वजह से ये लोग हमेशा हाशिए पे रहते हैं, यानी मार्जिनलाइज रहते हैं। और एक असली इंक्लूजन अगर हमें करना है ना इनका, तो हमें बेहतर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन को इन्फोर्स करना पड़ेगा और सोसाइटल चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा, जहां पर आपके लिए गवर्नमेंट, बिजनेस, सोशल कम्युनिटीज़, इन सब को आगे आना पड़ेगा और इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेबिलिटी की बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो पहली बात, लीगल रियलिटी क्या है। लीगल रियलिटी ये है कि भारत में एक कानून है, जैसे हर चीज़ के लिए होता है, वो है वीक इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ जिस एक्ट का, उसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जिसमें बोला गया था कि जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको हर प्रकार के वेलफेयर स्कीम का एक्सेस मिलेगा। कुछ वेलफेयर स्कीम स्पेसिफिकली उनके लिए ही लागू होंगी। पर हुआ क्या, हुआ ये कि दिसंबर 2023 का डेटा अगर हम देखें तो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ने लगभग 24,000 से भी ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड की रिक्वेस्ट रिसीव की, लेकिन केवल 15,800 लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए गए। 3200 अभी भी पेंडिंग है, जो 30 दिन का मैंडेटरी पीरियड था उसके बियॉन्ड। दिल्ली, जहाँ पे जनसंख्या लगभग 4,200 के आसपास है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, इसके बावजूद पूरी दिल्ली में 2022 तक केवल 23 ट्रांसजेंडर लोगों को कार्ड दिए गए। अगर आइडेंटिटी कार्ड होगा नहीं तो कोई भी सुविधाएं उनको मिल ही नहीं सकती। तो आपने एक प्रोटेक्शन एक्ट ले आए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिले, रेड टेपिज्म, हर्डल्स की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से उनको ये राइट्स मिल ही नहीं पाएंगे। जो प्रोसेस है इस एक्ट का वो ऐसा है कि आपको ब्यूरोक्रेसी से, यानी जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन ग्लोबली क्या प्रैक्टिस है, ग्लोबल प्रैक्टिस है सेल्फ डिटर्मिनेशन की। खुद से जो वो मानते हैं कोई अगर वो ट्रांसजेंडर है तो उनको वो दर्जा मिल जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, आपको सर्टिफाई किया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा, तभी जाकर आप किसी प्रकार का एक फ़ायदा उठा पाएंगे या कोई भी लाभ ले पाएंगे। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वहीं पर पॉइंट आता है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पेपर जब सबमिट करने पड़ेंगे। उसके साथ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यानी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज लगातार बढ़ जाते हैं, जो यहाँ भी देखने को मिलता है। और इसी की वजह से हम ग्लोबली तो पिछड़ ही रहे हैं और जो इनको राइट्स मिलने चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रहे डिस्पाइट ऑफ लीगल प्रोविजंस। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वहाँ पर समस्या क्या है कि जब भी ट्रांस लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं उन्हें लगातार डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। 2018 की यूएनएचआरसी की जो हमारी रिपोर्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, उसने बोला कि 92% जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है। तो उनके पास विकल्प बचते नहीं हैं, ना ही उनको काम मिलता है, तो मोस्टली उनको सेक्स वर्क के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट भारत में सर्वाधिक है, 48%। भारत में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% है, वहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का 48% है। इसलिए बेगिंग और सेक्स वर्क के अलावा इनके पास ज़रा ऑप्शन बचते ही नहीं। कई क्षेत्रों में इन्हें एंटर करने ही नहीं दिया जाता कार्य के। लगातार डिस्क्रिमिनेशन होने लगती है। हाल के टाइम में हमने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को देखा,
कुछ वकील भी उनमें से लॉयर्स भी बन के तैयार हुए, लेकिन उसके साथ वो तभी संभव है ना जब आप एजुकेशन लेने दोगे, एजुकेशन उनको एक्सेस कराओगे। तो एक तो उनको सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट कर रही है उनके खिलाफ, प्लस उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। इन स्थितियों में एम्पावरमेंट बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे बड़ी समस्या हायरिंग के टाइम में लगातार एक सोशल बायस है जिसकी वजह से इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। भारत में जेंडर न्यूट्रल फैसिलिटीज़ नहीं है, और चाहे वो टॉयलेट की बात हो, चाहे बाकी बेसिक सुविधाओं की बात हो, और इवन जो कलीग्स होते हैं वो नहीं चाहते ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके दफ्तरों में काम करें। टाटा स्टील ने 100 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ को हायर किया, जो अभी तक का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं स्टेप था, लेकिन वो भी उसके बाद बाकी लोगों ने रेप्लिकेट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए। 2024 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि LGBTQ इंडिविजुअल जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अपने पार्टनर्स को बेनिफिशियरी की तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मेल और फीमेल कपल है, अगर वो जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, उसके साथ कई सुविधाएं भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के साथ ऐसा है ही नहीं। तो उनके पास विकल्प नहीं बचता, वो बैंक अकाउंट खुलवाएं कैसे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए अभी हमें एक लीगल रिकॉग्निशन जो दी गई है इनको, उसको ग्राउंड रियलिटी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इंक्लूसिव पॉलिसी लेके आएँ। इंक्लूसिव पॉलिसी पहले कैसी होगी कि वर्क फोर्स में उनको एंट्री मिले और वर्क प्लेस में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देयर शुड बी स्टॉपिंग द डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा आपको हायरिंग में ये दिखाना पड़ेगा कि कंपनी डाइवर्सिटी हायरिंग के ऊपर फोकस करें, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी मौका मिले इनमें जुड़ने का। फाइनेंशियल प्रोग्राम्स आपको रन करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंडिया की स्कीम्स हैं जहाँ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उनमें इन्हें प्रायोरिटाइज किया जाए, ताकि इनकी सही सेंस में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाए। आप प्राइवेट सेक्टर पे एक पॉइंट के बाद रिलाई नहीं कर सकते, तो इसलिए लीड गवर्नमेंट सेक्टर को ही लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसजेंडर्स के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराते हो, यानी उनको अगर ऋण मुहैया हो जाता है, अब वो लोन ले पाते हैं, तो उनके पास भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की काफ़ी आसानी होगी। जनरली ये भी है कि एक्सेस टू क्रेडिट इनके पास नहीं होता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला स्टेप है। दूसरा, हायरिंग के टाइम में आपको बायसेस हटाने के लिए लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि कोई भी बायस ना रहे, और जो कंपनीज है वो डाइवर्सिटी हायरिंग पर भी फोकस करें। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, हायरिंग तक पहुँचने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के लिए भी इन्हें दिक्कत झेलनी पड़ती है। इनकी लिटरेसी रेट हाईएस्ट है अराउंड 56.1%, जबकि नेशनल 74 के आसपास है। केरला में 58% ट्रांसजेंडर्स वो स्कूल से बाहर निकल गए बिकॉज ऑफ बुलिंग, हरासमेंट। कई राज्यों ने, जैसे महाराष्ट्र ने ट्रांसजेंडर सेल शुरू किए कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने सीटें रिजर्व करी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी इनके लिए, लेकिन नेशन वाइड जब तक ये नहीं होगा तो हम एक बड़े वर्ग को लेकर बिल्कुल ही अपनी आंखें मूंद लेते हैं, मानते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इनका एक कल्चरल रोल हमेशा से रहा है भारत के इतिहास में भी, तो हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एजुकेशन के सेक्टर में इनके लिए रिजर्वेशन, इनके लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, बेहतर लर्निंग स्पेसेस जहां ये इंक्लूसिव फील करें, फाइनेंशियल एड और वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। एक तो क्योंकि सोशल स्टिग्मा अलग होता है, तो एजुकेशन लेने के समय इनको ये पढ़ने अगर जाएं भी तो वहाँ सोशल स्टिग्मा झेल रहे हैं वो अलग है। इनके अलावा जो इनको सपोर्ट चाहिए, जो फंडिंग या एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, तो वहाँ अगर इनको स्कॉलरशिप्स मिल पाएँ, इनके लिए हॉस्टल सुविधाएं बेहतर और अलग से इनके रहने की व्यवस्था हो पाए, तो काफ़ी आसान हो पाएगा चीज़ें। और प्लस इनके हॉस्टल फैसिलिटीज़ इनके लिए सेपरेटली रिजर्व रहें, और इसके अलावा एक कॉमन प्लेस होना चाहिए जहाँ से लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा हो कि हाँ ये हमसे अलग नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा की तरह हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जो इंडिया में होते हैं उनको हेल्थ केयर की बहुत सारी चैलेंजेस झेलनी पड़ती है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर फेस करते हैं। भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर आयुष्मान भारत था, फिर भी उसके लागू होने के बावजूद एक ऐसा सेक्शन है जिसको अभी तक हेल्थ केयर ठीक से मिलता नहीं है, और 27% को हेल्थ केयर इसलिए ही डिनाई किया गया क्योंकि उनकी जेंडर आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर थी, ना मेल थे ना फीमेल थे, तो इन चक्करों में उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती। भारत में जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगी है, 2 से 5 लाख की आती है, तो जेंडर को लेकर भी अगर ये सर्जरी कुछ कराए तो वो भी दिक्कतें आ जाती हैं। आयुष्मान भारत का TG+ कार्ड जो है वो 5 लाख एनुअल कवरेज देता है, जिसमें अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो ट्रेन नहीं है, उन्हें पता नहीं कि इन जैसे जो कम्युनिटी है उनके लिए अगर आपको एडिशनल मेंटल हेल्थ या केयर के ऊपर जो विशेष ध्यान देना चाहिए वो क्या तरीका है वो उनको नहीं पता, उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। लगातार जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो हैंडल करना है या उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट के इंश्योरेंस क्लिनिक्स नहीं खोले जाएंगे, जहां उनको इंश्योरेंस कवरेज नहीं दी जाएगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के साथ न्याय कर रहे हैं।
और इन सब के पीछे सबसे बड़ी बात एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक इंसेंटिव, हायरिंग, ये सब तब होगा जब आप सोसाइटी में चेंज लाओ। सोसाइटल परसेप्शन बदलना ज़रूरी है। उसके लिए आपको मीडिया से लेके, वर्क प्लेस से लेके, परिवारों तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज करनी होंगी। भाई ये भी सोसाइटी का पार्ट है। स्कूलों में, घरों में जो प्रेजुडिस हैं उनको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए आई एम ऑल्सो ह्यूमन जैसे कैंपेन जो हमसफर ट्रस्ट ने स्टार्ट किए थे, ये एक अच्छा पहल है जिसके थ्रू पता लगे लोगों को कि भाई ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ भी क्या समस्याएं फेस करती हैं, क्यों वो हमारा ही पार्ट हैं और क्यों वो इतना दुख झेल रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कूल में होना, वर्क प्लेसेस पे होना, इनके लिए सोशल कैंपेन्स रन करना, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया का सहारा लेना ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं वो जान सकें। हम जैसे लोग जो ऑलरेडी इस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमें भी एक्सेप्टेंस शो करनी पड़ेगी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं शो की जाती। मीडिया को ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को डाइवर्स रोल में भी प्ले करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु का कुवगम फेस्टिवल था जहाँ पर इनकी एक्सेप्टेंस को प्रमोट किया गया। इंडिया का जो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांस विजिबिलिटी है वो दिखाता है कि ज़रूरत है किन चीज़ों की, पॉलिसी रिफॉर्म्स की, सोशल एक्सेप्टेंस की और इकोनॉमिक इंक्लूजन की। हमने देखा कैसे इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है। जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक स्पेसेस की प्रॉब्लम है वहाँ क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से नहीं गुजरना चाहिए, यानी आपके पास ईज़ ऑफ सर्विस होनी चाहिए। इसके लिए सेल्फ अगर आइडेंटिफाई कर पाए वो, उनके साथ वो जो हर्डल्स हैं पेपर वर्क का वो ना हो, फाइनेंशियल इनको लोन मिल पाए, वर्क प्लेस पे ऐसा कोई बायस ना हो, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे और ये मार्जिन से हटकर हमारी मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बताया, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को लेके आना, इंक्लूसिव हायरिंग और ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। कैसे करेंगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बाय प्रोवाइडिंग देम लेंडिंग थ्रू आपके अलग अलग स्कीम्स जहाँ पर आप ट्रांसजेंडर के लिए स्पेसिफिक एक रिजर्वेशन कोटा रख सकते हैं कि इतना परसेंट जो है आप एटलीस्ट 1% या 0.5% या 2% जितना हो सके उस हिसाब से क्रेडिट उनको प्रोवाइड करें, तभी जाकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इंक्लूडेड इंडिया में फील करेगी। तो ये थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात। अगला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट और इंडिया के डिफेक्शन लॉज के बारे में। पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। डिफेक्शन के लिए आपसे पूछा तो मैं कौन सा इंडिया का वो शेड्यूल है जिसके तहत ये चीज़ें हैंडल होती हैं। तो 10th शेड्यूल होता है, ऑब्वियसली हमें पता है इस बारे में, जहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। या तो आप एक इतना बड़ा सेक्शन लेके जाओ कि आपकी पार्टी आप मर्ज कर रहे हो, या पार्टी टूट गई तो ठीक है। इंडिविजुअल जो है, अगर आप एज अ पार्लियामेंटेरियन आप पार्टी स्विच करते हो तो आप पे डिफेक्शन लग सकता है और उसका फैसला स्पीकर करते हैं। लेकिन हाल के समय हमने कंसिस्टेंटली देखा है कई राज्य सरकारों में डिफेक्शन हुए और स्पीकर के रोल को लेकर और डिले को लेकर जो लोग डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में गए और सरकार नहीं बनी, वो डिफेक्टेड लोग मंत्री भी बनाए गए और स्पीकर ने काफ़ी समय तक फैसला ही नहीं दिया और इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ झेलने को मिली है। यहाँ एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका उल्लंघन एक तरह से देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मणिपुर और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जहाँ रूलिंग पार्टी जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब रही, पार्टियां टूटी, सरकारें बदली और जो डिफेक्टर्स थे उनको मंत्री तक बनाया गया और अभी तक जो है उनके स्विच करने के बाद भी स्पीकर ने फैसला ही नहीं सुनाया। तो कई राज्यों में मास डिफेक्शन हो रहे हैं और इसी की वजह से जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है उसका एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। हाल में सिचुएशन ये है कि तेलंगाना में जो एक पार्टी है BRS, भारत राष्ट्र समिति, इन्होंने बोला है कम से कम 10 ऐसे लेजिस्लेचर हैं जिनको सस्पेंड करना पड़ेगा जो लोग कांग्रेस में डिफेक्ट करके गए थे, लेकिन अभी तक स्पीकर ने नोटिफाई करने के बाद ये चीज़ें क्लियर नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन सुन रही थी, उन्होंने कहा कि स्पीकर को टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पावरलेस नहीं है, एज पर शेड्यूल 10 स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कब या कौन डिफेक्ट कर रहा है, ये सही है या गलत है। तो वो उनकी रीज़न के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकती, लेकिन स्पीकर को एक समय के अंदर तो ये बताना पड़ेगा ना, भाई आप डिफेक्ट कर रहे हो, तो ये जजमेंट उनको देनी पड़ेगी। तो जस्टिस BR गवाई ने बोला है कि कोर्ट ये नहीं कह सकते कैसे डिसाइड करो, पर कोर्ट ये पूछ सकती है स्पीकर से कि भाई आप एक टाइम फ्रेम के अंदर इसको डिसाइड करो जो एक रैशनल टाइम फ्रेम हो। यानी कि आपने 2 साल लगा दिए, 3 साल की सरकार बची है, आप इलेक्शन से 2 महीने पहले बोलोगे भाई अब तो चलो ये अब सजा दोस्ती इनकी मेंबरशिप रद्द हुई, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे और फिर वो चुन के आ जाएंगे। तो मई 2023 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसने कहा था कि स्पीकर के पास प्रोप्राइटी है और इम्पार्शियलिटी है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या डिफेक्शन है, पर विद इन अ रीजनेबल पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्पीकर को कह सके कि भाई विद इन अ रीजनेबल पीरियड आपको ये जजमेंट देनी है। अक्टूबर में भी कहा था कि एक डेडलाइन स्पीकर को, महाराष्ट्र के स्पीकर को दी गई थी कि आप बताइए इस अपोजिशन ने जो प्ली डाली है
कि इतना डिले हो रहा है हियरिंग को लेकर कि ये डिफेक्शन है भी या नहीं, इसको लेकर विवाद बना हुआ है। लेकिन अभी तक जो स्पीकर्स को जो कई राज्यों में इन चीज़ों को डिले किया, वो दिखाता है कि उनका जो रोल था एज अ नॉन पार्टिसन ऑफिसर या पब्लिक ऑफिस, वो अभी तक वो पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे। 2020 में भी यही कुछ हुआ था, जहां पार्लियामेंट ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर्स को जो एक्सक्लूसिव पावर दी गई है, 2020 में कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट में, कि कोर्ट ने पार्लियामेंट को पूछा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, और जो लेजिस्लेटिव स्पीकर्स उनके पास जो एक्सक्लूसिव पावर है, वो उसके ऊपर आप फैसला दीजिए कि भाई क्या ये सही है या गलत है, और आप एक एंटी डिफेक्शन लॉ को बेहतर तरीके से आप पॉइंट आउट करिए। तो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल की बात की गई थी, ना कि स्पीकर के द्वारा ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए, ताकि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। लेकिन पार्लियामेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं, और अभी तक स्पीकर्स इसका मिसयूज़ करते हमें दिख रहे हैं। तो अगर कोर्ट यहाँ पर पुश करेगी तो एक और ये डिसाइसिव एक्शन हो सकता है, पर अभी तक डिफेक्शन पूरे देश में लागू हुए जा रहा है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कोर चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये शुरू कैसे हुआ। 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इसी कारणवश, क्योंकि लगातार लोग पार्टियां बदल रहे थे, आया राम गया राम पॉलिटिक्स इसको कहते थे। 10th शेड्यूल के तहत ये बोला गया था कि कोई भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अगर पार्टी को स्विच करता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन ये प्रावधान भी दिया गया कि अगर 1/3 से ज़्यादा पार्टी के मेंबर्स किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जुड़ना चाहें, तो उसे कहेंगे पॉलिटिकल मर्जर, और वो पॉलिटिकल मर्जर अलाउड हुआ करता था। लेकिन बाद में बोला गया कि भाई पॉलिटिकल मर्जर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसके भी रास्ते निकाल लिए। तो इसके बाद फिर एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में। इसमें यह बोला गया था कि एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर ऑफ पार्टी हैं वो मर्जर के फेवर में होनी चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। तो पहले 1985 में आपने एक लॉ लाया, एक 10th शेड्यूल का, जिसके तहत 1/3 बहुमत की बात की। फिर 91st अमेंडमेंट आपका 2003 में आया, जहां आपने 2/3 तक इसको पहुंचा दिया। लेकिन स्पीकर के पास जो पावर है, अक्सर देखा जाता है कि उसका मिसयूज यहां पर हो रहा है या होता रहता है। तो ये था ये आर्टिकल। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात करेंगे अ केस फॉर ग्लोबल साउथ इन सिक्योरिंग यूक्रेनियन पीस। यूक्रेन और रशिया की वॉर के बीच में ग्लोबल साउथ का क्या रोल हो सकता है, इसको समझते हैं। आईआर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए पहले जानिए कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। दुनिया के मैप को अगर आप देखो ना, तो ये ऊपरी कंट्रीज कहलाती हैं ग्लोबल नॉर्थ। ये वो इलाके हैं जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, यानी ये पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए, ज़्यादा बेहतर इनकी इकोनॉमिक स्थिति है। और ये दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं वो देश जो साउथ में पड़ते हैं, ग्लोबल साउथ। तो ये वो लोग हैं या वो देश हैं जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए, जिनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी इम्पैक्टेड रही है। तो ग्लोबल साउथ के देश, आप भी गरीब हम भी गरीब, तो गरीब गरीब साथ में थोड़ी एक तरह की अलायंस तो नहीं, कम से कम एक तरह का एक सिस्टम बनाते हैं कि हम अपने हित की बातों को आगे रखते हैं। अमीरों का अपना हित, गरीबों का अपना हित। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया से लेके अफ्रीका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती हैं। तो ये कोalition है इन देशों का, जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ का रोल क्या हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी बात यहाँ पर की गई है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में है। दोनों ही देश ग्लोबल नॉर्थ में गिना जाते हैं, यानी दोनों ही इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। और यहाँ पर इस जंग के बाद अमेरिका, यूरोप में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया है। और इस वॉर के बाद अभी रिसेंटली एक ट्रूस की बात हुई रियाद में, सऊदी अरेबिया में। कोशिश की गई कि दोनों देशों को बैठाकर बात कराई जाए, लेकिन अभी भी जो शांति का ऑप्शन है वो ज़्यादा दिख नहीं रहा। दोनों देश जो है वो थक चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक दिखता है अभी भी। यूनाइटेड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक ब्लैक सी डील पर टॉक शुरू हो चुकी है, और कहा यह जा रहा है कि शायद अब कुछ समाधान निकले। लेकिन क्या समाधान में भारत या ग्लोबल साउथ कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? तो पहले समझते हैं वो क्या कहानी है। पहली बात, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, जो हमने उस मैप में देखी, आपको पता है उसे क्या कहते हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसे कौन सी लाइन कहते हैं। जो लाइन एक जर्नलिस्ट के नाम पे कही जाती है कि भाई उन्होंने ही बताया था ग्लोबल साउथ और नॉर्थ क्या होता है, तो उस लाइन का नाम मुझे बताइए क्या है और क्या कहते हैं उसको। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी की हो क्या रहा है। अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, उसके बाद जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, इन्होंने बोला है कि हम क्यों ना एक पीस कीपिंग फोर्स बनाएं, यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका नहीं होगा तो थोड़ा रशिया को भी डर कम लगेगा। हम एक यूएस पीस कीपिंग फोर्स बनाते हैं, जिससे कि कोई भी अगर चैलेंज आए, कोई भी लड़ाई हो, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। जिसका काम लड़ना नहीं होगा, शांति बहाल करना होगा। रशिया ने कहा है भाई ऐसा हम कुछ नहीं चाहते जहां पर नेटो की फोर्सेस का कोई भी लेना देना हो। असल में नेटो एक अलायंस है, जो वेस्टर्न अलायंस है, जहां पर यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज एक साथ हैं। इन समूहों में एक ऐसा अलायंस है जिसके तहत अगर किसी एक देश पर भी हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कई देशों द्वारा मानी जाती है कि 32 देशों का ग्रुप जो नेटो है, इसके अंदर ये
अलायंस है सबके बीच में कि किसी एक पर हमला, सब पर हमला देखा जाएगा, और अमेरिका इसका लीडर है। रशिया किसी भी हाल में नेटो को रशिया के बॉर्डर्स के आसपास एक्सपेंड होता नहीं देखना चाहता, और इसीलिए एक पीस कीपिंग फोर्स अगर बनाई जाए जिसमें अमेरिका ना हो, जिसमें शायद नेटो ना हो, तो शायद कुछ हो सके। लेकिन अमेरिका के ना होने के बावजूद रशिया इसको शक की निगाह से ही देखता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन की जो कोशिश है कि हम एक पीस कीपिंग फोर्स बनाएंगे ताकि शांति बनी रहे, वो कभी काम नहीं करने वाला। रशिया कभी उस चीज़ को मानेगा ही नहीं। तो अभी समय आ चुका है जहां ग्लोबल साउथ एक बड़ा रोल निभा सकता है, यानी अफ्रीका, एशिया जैसे देशों के कंट्रीज जिनकी आपसी दुश्मनी कुछ रशिया या अमेरिका से सीधी सीधी नहीं है, तो वो यूएन बैक्ड एक पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की बात कर सकते हैं, जिससे क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे और न्यूट्रलिटी भी बनी रहे, और ग्लोबल साउथ का एक जो उभरता हुआ रोल है वो भी दुनिया के सामने आ सके। यानी यूरोप वाले, फ्रांस और इंग्लैंड जो चाहते हैं, यूके जो चाहते हैं, उनसे तो काम बनने नहीं वाला, तो क्यों ना बाकी देश एक पीस कीपिंग फोर्स भेजें। ऑलरेडी अगर आप इतिहास की बात करें तो यूरोप में अभी एक एंथुजियाज्म है कि हाँ, हम पीस कीपिंग ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर शांति बनाएंगे। लेकिन ये जो कोalition की बात हो रही है, इसमें ब्रिटेन ने बोला हम अपने ट्रूप्स को भेजने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही कि आप ट्रूप भेजोगे तब ना जब आपको पीस स्टैब्लिश करना है। रशिया देखेगा भाई आप पीस के लिए नहीं, आप जंग के लिए अपने सैनिक भेज रहे हो, क्योंकि आप तो अमेरिका के दोस्त हो। तो इसलिए रशिया कभी नहीं मानेगा कि यूरोप के द्वारा भेजी गई फोर्सेस पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाए। अगर कभी ऐसा प्रावधान आता भी है तो वो उसको नेटो की तरह ही देखेंगे कि नेटो के अलायंस वाली कंट्रीज हैं, इनकी आर्मी के लोग इनके लिए काम ही कर रहे हैं, तो ये हमारे खिलाफ ही काम करें। तो इससे और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है। पीस कीपर्स असल में एक जंग का एक मैदान में आके फंस सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की हरकतें ना हो और एक बेहतर न्यूट्रल पीस कीपिंग फोर्सेस डेवलप की जाए। और इसी कारणवश कहा जाता है कि जैसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, इन्होंने कहा था कि फ्रेंच सिटीजन इसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं ट्रूप्स को डिप्लॉय करने में। इवन ब्रिटेन में भी अगर वो ट्रूप्स डिप्लॉय करने की बात करें, सैनिक भेजने की बात करें, तो डोमेस्टिकली इसका विरोध ही होगा, और रशिया तो पक्का विरोध करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर एक समय है जहाँ एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। नेटो की ट्रूप्स, यूरोप की ट्रूप्स अगर रशिया के आसपास आती हैं तो रशिया कभी भी किसी शांति समझौते को नहीं मानेगा, और कन्फ्रंट्रेशन या मुकाबला ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके मुकाबले में जो एक ऑप्शन है वो है ग्लोबल साउथ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने ऑलरेडी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में बहुत से अपने ट्रूप्स को भेजा है और काफ़ी सक्सेसफुल वो रहे हैं। आपके पास विकल्प क्या है? आप अफ्रीकन यूनियन भी अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, उसको भेज सकते हो। लेकिन अफ्रीकन यूनियन ने जहां अफ्रीका में खुद अपने इलाकों में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, वहां पर बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जेलेंस्की के साथ मिल चुके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप से भी और पुतिन से भी सबसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो एक ऐसी पोजीशन में जहां वो इस टेंशन को डीस्केलेट कर सकते हैं और इस प्रोसीडिंग को फेयरली यानी इंडिपेंडेंटली और सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ अफ्रीकन यूनियन जैसे जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो सूडान में गई, सोमालिया में गई, उनका तो काम उतना अच्छा नहीं रहा। तो ब्रिक्स की कंट्रीज हालांकि ऐसी हैं जहाँ पीस कीपिंग फोर्सेज ने अच्छा काम किया है। खास तौर पे भारत की बात की जाए तो भारत ने कई बार ये उदाहरण स्थापित किया। यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। वहाँ पर भारत ने काफ़ी मात्रा में अपने सिपाहियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, और उन्होंने पीस स्टैब्लिश करने में बड़ा रोल भी निभाया है। इवन चिले जैसे देश के पास भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल मानी जाती है कि अगर आपको किसी इलाके में रिकंस्ट्रक्शन करना है, जैसे यूक्रेन में युद्ध के बाद काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, तो यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ चिलियन फोर्सेस जहाँ पहले रही हैं उन्होंने ये काम अच्छा किया है। तो इस तरह से अगर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में पीस कीपिंग फोर्सेस को लेके यानी जो क्रेडिबल हो, तो हमें यूरोप की तरफ देखने के बजाय ग्लोबल साउथ की तरफ देखना चाहिए, जहाँ चिली, ब्रिक्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर जा सकती हैं। भारत एक ऐसी पोजीशन में जो एक बैलेंसर भी बन सकता है। यूएन प्रिस्क्राइब्ड जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसको भेजना ज़्यादा तर्कसंगत होगा, यानी वो सबको मंजूर होगा। अगर हम लाइबेरिया की बात करें तो वहाँ पर भारत ने पहली बार फीमेल पीस कीपर्स को भेजा था, पूरा का पूरा अपना कंटिंजेंट, जो दिखाता है कि कैसे भारत ने ऑलरेडी लीडरशिप शो की है, कम्युनिटी ट्रस्ट और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी काम किया। तो यहाँ पर शायद भारत जैसे देश उस रोल को आगे लेके आ सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के मामले में 2,90,000 पीस कीपर्स भारत ने कंट्रीब्यूट किया 50 से ज़्यादा यूएन मिशंस में, जिनमें अभी भी वर्तमान में 5,000 पीस कीपर्स डिप्लॉयड हैं 11 जगहों पर। 2007 में भारत पहली कंट्री बनी जिसने ऑल वुमेन कंटिंजेंट भेजा लाइबेरिया में। 160 से ज़्यादा भारतीय पीस कीपर्स अपनी जान गंवा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूएन के फ्लैग के तले। वो दिखाता है कि भारत कितना ज़्यादा इसके प्रति गंभीर है और कितने भारतीय लोगों ने शहादत दी है इस काम के लिए और पीस के लिए। तो समय ऐसा है जब हम इंडिया, हालांकि इस आर्टिकल में क्लियरली इंडिया के बारे में नहीं बोला गया, पर शशि थरूर इसके राइटर हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद इंडिया और बाकी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो अगर कुछ ऐसा प्रावधान लाएं या वो अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने की बात करें तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकें। इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है।
अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी को इंडिया से कोई विवाद नहीं है। तो इंडिया को अपनी जो अभी तक रेटिसेंस है, यानी अभी तक भारत कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार सोचता है। भारत नहीं चाहता कि कोई बयान दे जिससे किसी भी पार्टी को बुरा लगे। हम एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, लेकिन अब मौका है कि भारत थोड़ा आगे बढ़े और एक कदम उठाए। और जो भारत की कैपेसिटी है, जो हमने एज ए पीस कीपर यूगोस्लाविया की बात करें, लाइबेरिया की बात करें, वहाँ सक्सेसफुली जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, जहाँ भारत को एज ए एग्जाम्पल की तरह देखा गया, तो क्या हम वो प्रावधान या वो प्रपोजल रशिया यूक्रेन के सामने नहीं रख सकते? चाइना हालांकि हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। वो कहता है हम पीस मेकर बनेंगे, हमारे संबंध भी रशिया के साथ अच्छे हैं तो हम पीस कीपर बनेंगे। और उन्होंने एक स्पेशल एनवी भी डिप्लॉय किया यूक्रेन के लिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि यूक्रेन के लिए एक स्पेशल एनवी को अपॉइंट किया जाए जो उनसे बात करे और वो खुद जो है रशिया से बात करे, ताकि इसका रिजल्ट निकाला जाए। देखिए, भारत बनना चाहता है ग्लोबल लीडर, लेकिन ग्लोबल लीडर बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी। आप बच के नहीं निकल सकते। भारत अभी तक एक बैलेंस इसलिए भी बना पाया कि भारत की तरफ से बयान सधे हुए आते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते। थोड़ा हम रशिया के साइड ज़रूर दिखते हैं, पर हम फिर भी समझ कर बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप ज़्यादा समय तक कर नहीं सकते। आपको प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ेगा, वरना चाइना जैसे देश आकर आपके स्पेस में एंटर कर जाएंगे। और जो आपको लीडरशिप का रोल मिल सकता है, जो रोल आप प्ले कर सकते हो, वो चाइना प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो यूक्रेन में जो पीस कीपिंग मिशन है, अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है तो वो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है यूरोप के इलाकों में। ग्लोबल साउथ को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए। इंडिया जैसी कंट्रीज़ को एक लीडरशिप का रोल यहाँ निभाना चाहिए। अभी तक ग्लोबल साउथ का हम कह सकते हैं ब्लॉक की तरह कभी इन्होंने काम किया नहीं, इनकोहेरेंट है। इसी वजह से इनकी बात कोई सुनता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने एजेंडा में लगे रहते हैं। तो यहाँ अगर हम ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ को बड़ा रोल निभाना चाहते हैं, तो मौका है जहाँ यूक्रेन रशिया के इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में ग्लोबल साउथ एक बड़ा लीडिंग रोल निभा सकता है। और इसके बाद एक नया शिफ्ट भी दिखेगा कि कैसे ग्लोबल साउथ जो है अब केवल एक ऑब्जर्वर नहीं रह गया, बल्कि एक शेपर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। यानी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भी वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकती हैं। अभी तक अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने की बात करोगे, कौन कहाँ रहेगा, किसकी पावर कितनी रहेगी, इन सब में जो सबसे आगे रहा है वो अमेरिका, वेस्ट रहे हैं। तो अब मौका है कि ग्लोबल साउथ में हम ये रोल और निभा सके, और भारत भी इसमें लीडरशिप का रोल एक प्ले कर सकता है। तो चॉइस क्लियर है। अगर पीस हमें चाहिए यूक्रेन में, तो वो केवल पार्शल रिस्क के साथ नहीं लिया जा सकता। ग्लोबल साउथ के पास मौका है, उन्हें लीडरशिप का ये मेंटल उठाना चाहिए। अपने पीस के विजन को, इंक्लूसिव, क्रेडिबल और इंड्यूरिंग विजन को सामने रखना चाहिए और एक बेहतर प्रपोजिशन बनाकर इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर हम इंटरनेशनल पीस को इंश्योर कर पाएँ और कैसे इसको और आगे बढ़ाएं। इसके लिए भारत के पास खासतौर पर मौका है एक्टिव पार्टिसिपेशन का, जिससे हम अपना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस भी दिखा सकें कि कैसे भारत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आज एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा है, और कैसे भारत की पार्टिसिपेशन की वजह से और भारत के लीडरशिप रोल की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं और भारत एक मेजर प्लेयर हर क्षेत्र में बनता दिखेगा। तो ये थे आज के आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।